हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो ह्यूमन वैल्यू चलती है, ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स, ठीक है, उसके अंदर अपने आज जो 2 क्लास थी वो कंप्लीट हुई, ठीक है। उसके बाद में अपने आज 3rd क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए लाइटें वगैरह नहीं आ रही, तो अपन खिड़की वगैरह कैसे जैसे भी आपके लिए क्लास मतलब प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको एक बार सही प्रकार से दिख नहीं पाएगा यहाँ पे, तो मैं आपको आज क्या है कि जो बोल बोल के हैं वो लिखाते जाऊंगा और आप उतारते जाइए, ठीक है। क्योंकि लाइट की वजह से आज 2 दिन के अंदर क्लासें भी अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि चक्रवात की बहुत ही संभावना है और बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह तूफान वगैरह आ रहा है। इस वजह से अपन जो क्लासें हैं वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दिए गए थे, और फिर आज भी लाइटें नहीं आ रही, इस वजह से फिर थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक है। इस वजह से अपन आज क्लासें कैसे जैसे करके ले रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो आज बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो ह्यूमन वैल्यू के अंदर अपने पास 2 क्लासें हो गई थी, ठीक है, ह्यूमन वैल्यू के अंदर। और अपन आज 3rd क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अपना था ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स। अपन कोड में लिख देते हैं इसको एक बार, HVE, ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स। इसका कोड इधर लिख देता हूँ कि कोड क्या होता है, HVE 111। HV 111 का मतलब होता है कि जो ह्यूमन वैल्यू में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स होता है, ठीक है। 111 का मतलब इधर लिख लेते हैं अपन क्लास 3rd, सॉरी, इधर लिख लेते हैं अपन बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अपन पिछली क्लास के अंदर देख लिए कि चेतना के कितने प्रकार है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, कि लक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, अपने इसको गोल को कैसे अचीव कर पाते हैं, कैसे नहीं है, इसका क्या उद्देश्य है अपन को, ठीक है। तो अपन पिछली क्लासों में 2 में बहुत इसके बारे में काफ़ी हद तक चर्चा कर लिए थे। और हम आज चलते हैं स्व संतोष की। स्व संतोष क्या होता है, अपन स्व संतोष के बारे में जानते हैं कि स्व संतोष क्या होता है, ठीक है। स्व संतोष, ठीक है। अपन स्व संतोष के बारे में जानते हैं कि स्व संतोष होता क्या है। स्व संतोष वह होता है, जैसे मान लो वास्तविक यह है कि वर्तमान युग संतोष का युग नहीं है। जो वर्तमान में क्या है कि जो युग है वो संतोष का युग नहीं है, क्योंकि संतोष के असंतोष का भी युग चल रहा है इस अपने युग के अंदर। आज जो संतोष है वह मातो पिछड़ा हुआ है अथवा अप्रासंगिक कहलाता है। नजार को कुछ न चाहिए सोई शहंशाह है, कहना सुनना आसान है लेकिन घर का लज्जा धरी कह के कि कुजे कुछ चाहिए ही नहीं, स्कूल जाना बंद, तो माता पिता की आध्यात्मिक पकड़ चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे का भला बुरा सा उन्हीं को सोचना चाहिए, भला बुरा सा उन्हीं को सोचना चाहिए माता पिता को। संतोष एक मानसिक अवस्था है, इसे किसी से खरीदा बेचा अथवा उधार नहीं लिया जा सकता। यह अंतराधिकार में प्राप्त अवस्था भी नहीं है, ये सबकी, यह अंतराधिकारी से प्राप्त अवस्था भी नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी अवस्था है। पिता की अपनी है, संतान की अपनी है। संतोष मुक्ति की अनिवार्यता शर्त है। यदि असंतोष अथवा चाहत शेष रह गई तो पुनः जन्म लेना होगा, जो कि भटकने की नमी मात्रा की शुरुआत है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, इसमें समझाने की क्रिया नहीं है कुछ भी, अपन जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप उतारते जाइए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो आप इसको है ना, ऐसा नहीं है कि ये सरल है, इजी है, इसमें इजी ले लोगे आप। इसका क्या है कि एक तो क्रेडिट नहीं जुड़ता, मतलब नंबर नहीं जुड़ते इसके, ओनली इसको अपने को पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर पास नहीं कर पाए, अगर पास करने जितने अपने आपने अंक नहीं लाए तो इसमें बैक लग सकती है, ठीक है। इस वजह से आपको मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप साथ साथ उतारते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। अपन चलते हैं आगे। संतोष अकर्मण्यता का नाम नहीं है, बल्कि नियमकाय कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करने का नाम है। निर्णय
का शाब्दिक अर्थ अंतर्गत परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका आश्रय निष्क्रिय पर पहुंचने से है। DRIC ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन कहलाता है। निर्णयन के अपन लक्षण देखते हैं। निर्णयन के लक्षण, निर्णयन के अपन लक्षण देखते हैं। निर्णयन के लक्षण है, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करने की प्रक्रिया है। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन की पूर्ण क्षमता होती है। किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप इनके चयन में नहीं होती। किसी भी यह मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है। यह मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है। यह मूल रूप से मानवीय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। यह एक बौद्धिक कार्य है। यह क्या है कि बौद्धिक कार्य है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं। इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विकल्प का अंतिम रूप होता है। यह वह केंद्रक बिंदु है जहां पर योजनाओं, नीतियों तथा उद्देश्यों का सही चयन किया जाता है। यह प्रशासनिक की एक सार्वभौमिक पहचान है। यह विवादों के समाधान की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है तथा निर्णय करना भी एक निर्णय हो सकता है। निर्णयों में उद्देश्यों का समावेश रहता है, क्योंकि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 स्तर बतलाए हैं। प्रथम स्तर को यह अन्वेषण किया माने जाते हैं, जो कि यह बदलती है। ठीक है, दूसरी स्तर में को उन्होंने डिजाइन किया के नाम से संबोधित किया है, जिसमें वैकल्पिक विधियों की खोज और उनके विकास का किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में रखा है इसमें तीसरे स्तर को उन्होंने चयन किया का नाम दिया, जिसमें उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव किया जाता है। न्यूमैन, समर और वारेमैन ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताए। बेके ने निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण बताए। एक निर्णय प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। मतलब उद्देश्य देखते हैं अपन, उद्देश्यों का निर्धारण करना। एक तो क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। समस्या की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, विकल्पों की छंटनी करना, निर्णयों का क्रियान्वयन करना, पुष्टि का नियंत्रण करना। ठीक है, अपन पास ये था, कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा देखते हैं अपन। ठीक है, अभिप्रेरणा के अंदर देखते हैं अपन। अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा आंतरिक या बाध्य हो सकती है। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इंसानों के लिए किया जाता है। मतलब इस शब्द का जो अभिप्रेरणा है वो आमतौर पर मनुष्य के लिए किया जाता है, मतलब मानव के लिए किया जाता है। अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ या अवधारणाएं। अपन अभिप्रेरणा उसकी अवधारणाएं देखते हैं इसकी, कि क्या क्या अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं के अंदर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। आंतरिक प्रेरणा है, एक बाह्य प्रेरणा है। इसकी 2 अवधारणाएं हैं, मतलब इसके 2 प्रेरणाएं। अभिप्रेरणा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो बाह्य प्रेरणा होगी और एक आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, कितनी है इसकी? एक तो बाह्य प्रेरणा हो गई, बाह्य प्रेरणा, दूसरी आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, ठीक है, ये हो गई अपने पास। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आंतरिक प्रेरणा अपने आप में किसी कार्य या गतिविधि में ही अंतर्विहीन पुरस्कार, किसी पहेली का आनंद लेने या खेल से लगाव से आती है। 1970 के दशक से परिणाम इसी स्वरूप अध्ययन सामाजिक और शैक्षणिक मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। उदाहरण मुख्य प्यास, मल, मूल, क्रोध, प्रेम, हार। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। साधक के बाहर से आती है। मतलब जो बाह्य प्रेरणा हो कि एक साधक के, मतलब एक मनुष्य के या किसी के अंदर, मतलब जो बाहर से आती है। ठीक है, रुपया पैसा ले लो, जैसे सबसे स्पष्ट उदाहरण है, लेकिन रुपया पैसा सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ये जो ये युग चल रहा है वो क्या है कि एक पैसों पर निर्भर है। कोई भी मान लो जैसे किसी के ऊपर दबाव वगैरह, या मतलब जो भी इस भाव में प्रकट होते हैं वो पैसों के द्वारा होते हैं। ठीक है,
जो बाह्य प्रेरणा मिलती है जो पैसों से मिलती है, बस ऐसा सिस्टम है आजकल आज के युग में। लेकिन वो दबा और राजा का खतर की भी आम प्रेरणा है। खेल में खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भीड़ तालियां बजाती है, मतलब जो खेल प्रदर्शन वगैरह होती है, ठीक है, उसमें भी क्या है कि एक बाहर से मतलब लोग क्लैपिंग वगैरह करते हैं, तालियां वगैरह बजाते हैं, शोर वगैरह करते हैं, जिससे जो खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है, ठीक है, वो क्या है कि एक मतलब उसके अंदर से एक उत्साह मतलब उत्साह सी पैदा हो जाती है, ठीक है। उससे वो उत्साह पैदा होने के बाद में जो बाहर का वो माहौल एक चेंज हो जाता है, उससे वो खिलाड़ी क्या है कि एक जीत का प्रदर्शन नज़दीक आ जाता है उसके, और फिर वह जीतना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं एल्कफर का ER सिद्धांत। अपन ERG सिद्धांत देखते हैं, एल्कर का ERG सिद्धांत देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से एल्कर का ERG सिद्धांत तो क्या कि पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन करा देते हैं। क्लेटन एल्डरफर ने मैस्लो के जरूरतों के पदानुक्रम का विस्तार कर ERG सिद्धांत को स्थापित किया। शारीरिक और सुरक्षा संबंधित जरूरत जो किचनले क्रम की जरूरत है को अस्तित्व की प्रेरणा में रखा जाता है, जबकि प्रेम और आत्मसम्मान संबंधित जरूरतों को समानता की श्रेणी में रखा जाता है। विकास श्रेणी में हमारे आत्म प्रतिकरण और आत्मसम्मान संबंधित जरूरतें निहित हैं, ठीक है। सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत, ये इसके अंदर से जो सहज प्रेरणा, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको फालतू में इसके अंदर से नहीं करना। अब हम चलते हैं संवेदना। संवेदना क्या होती है अपन देखते हैं। संवेदना, अगला टॉपिक अपना संवेदना। संवेदना देखते हैं अपन, संवेदना क्या है। संवेदना एहसास या अनुभव की एक क्षमता, मतलब जो मनुष्य द्वारा ले लो या जानवरों द्वारा ले लो या किसी के द्वारा भी ले लो, ठीक है, जीवों द्वारा, उसमें क्या है कि एक जो ये संवेदना है वो एक तो एहसास और एक मतलब अनुभव, मतलब क्या है कि अपने को जैसे टच करते हैं तो ऐसा कुछ फील हो, अगर हमारे कोई कुछ भी टच हो जाए वगैरह, ठीक है, तो अपने कुछ ऐसा अनुभव या फील हो या कुछ एहसास हो जाए, ठीक है, उसे अपन संवेदना कहते हैं। जो मनुष्य को विषय वस्तु का बोध करती है, मतलब जो एहसास या अनुभव वो होता है जो किसी मनुष्य को किसी चीज़ का अनुभव होता है कि अपने पास जो ये जैसे मान लो ऐसे टच कर रहा हूँ, ठीक है, या तो अपने को ऐसा अनुभव होगा कि अपने दीवार पे टच करें या फिर बोर्ड पर टच करें, किसी भी वस्तु के अपन टच करें, तो मेरे को ऐसा अनुभव होगा कि मैं किसी चीज़ के पर टच कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझको एहसास होगा या फील होगा, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, इस प्रकार संवेदना ज्ञान का स्रोत है। ये संवेदना मात्र मनुष्य की ही विशेषता नहीं है, जीवन में सृष्टि में जहाँ भी जीवनता है, हलचल है, गतिशीलता है, संवेदना है, किसी अंशों में अवश्य विद्यमान है। ये क्या है कि कहीं पे भी चल जाओ ये संवेदना होती है, या तो जानवरों में ले लो, कहीं पे भी हलचल में ले लो, अपन जो गतिशीलता करते हैं, अपन जो किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी सृष्टि के अंदर ले लो, किसी के अंदर भी ले लो, ये जो संवेदना है वो हर प्रकार की चलती है, मतलब हर जगह चलती है संवेदना। सूक्ष्मता के अनुरूप ही अनुभव ही मंडता एवं तीव्रता का अनुभव होता है, अतः इसी अनुपात में बोध की क्षमता की मात्रा का स्वरूप बनता है। वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति की श्रेष्ठता सरस्वती की एक अधिक हो जाने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में मानवीय संवेदना के परिष्कार एवं विशेषता का संवेदना विकास होता है, ठीक है। इसके बाद में है आँखों के देखना, बिना कान के सुनना, बिना इंद्रियों की स्पर्श चेतना की विशेषता, मतलब जो आँखों के द्वारा देखना, बिना अंगुलियों के स्पर्श करना या फिर बिना कानों द्वारा न सुनने का, ये क्या है कि एक संवेदना है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके बाद में अपन देखते हैं सफलता। सफलता किस प्रकार की होती है, अगला टॉपिक है सफलता। ठीक है, सफलता के अंदर देखते हैं, सफलता का अर्थ किसी उद्देश्य को पूरा करना, मतलब जो सफलता का अर्थ है वो तो किसी उद्देश्य को अपने को पूरा करना होता है या लक्ष्य तक पहुंचना। सफलता पाने के लिए आदमी को बड़ी सोच रखनी चाहिए, मतलब जो सफलता पाने के लिए जो आदमी अगर सफलता चाहना चाहता है तो उसको एक बड़े लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है, एक बड़ी सोच रखनी चाहिए, तभी ही सफलता मिलती है। और सफलता के लिए आदमी का एक लक्ष्य व उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, तभी उस लक्ष्य में आदमी अपनी पूरी मेहनत करके सफल हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो आपका लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा व्यक्ति या फिर लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको एक जो लक्ष्य है उसको
काफ़ी समय तक या फिर लेना होगा, या फिर उसको एक लक्ष्य के लिए अपने को खूब सारी मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अपने को लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद में जीवन में सफलता कौन नहीं चाहता, मतलब जीवन के अंदर कौन सफलता नहीं चाहता, सब अपने जीवन के अंदर सब सफलता चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन सफलता की ऊंचाई चढ़ना चाहता है। ये संसार भी ऐसे ही लोगों को याद रखता है जो इस दुनिया में सफल हुए हैं। मतलब जो ये क्या है कि संसार या व्यक्ति कोई भी मानव ले लो, सृष्टि के अंदर इंसान वही याद रहता है जो अपने जीवन में कुछ कर सकता है या फिर कुछ कर चुका होता है। अब बड़े बड़े लोगों को ही जानते हैं आजकल के, क्या है कि मतलब ऐसे हर इंसान को थोड़ी जानते हैं कि यह है, मतलब जो अपने जीवन में कुछ कर चुके हैं उनको ही इस संसार के अंदर जाना जाता है, अन्यथा किसी को नहीं जाना जाता। इसलिए सफलता होना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विजय पाकर परचम ले रहा है, मतलब जो अपने अपने जो क्षेत्र के अंदर जो जीत कर एक परचम ले रहा है, उन्हीं को व्यक्ति जाना करते हैं, अपने सृष्टि के अंदर जाना करते हैं, अन्यथा किसी को नहीं जानते। प्रतिस्पर्धा वाले युग में जीत से अधिक कीमती वस्तु ये शायद कहीं नहीं होगी। मतलब जो प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र या प्रतिस्पर्धा वाले युग के अंदर जीत के अलावा इस जीत से अधिक कीमत किसी क्षेत्र में किसी वस्तु शायद की नहीं होगी। एक बात जो पूरी तरह स्पष्ट है, संसार में हर व्यक्ति की जीत की इच्छा होती है, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं होता जितने के लिए कीमती की चुकानी पड़ती है। ये वह कीमती होती है अपने जीवन का एक लंबा समय और लंबे समय में किया हुआ कठिन परिश्रम। एक चीज को लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रलय करना होता है, नियमित रूप से लगातार परिश्रम करना पड़ता है। हमारा मन भारत के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, पर उन पर ध्यान न देते हुए पूरी सफलता, मतलब अपने जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाई आएगी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जो अपने सोचेंगे कि अब छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, उस समय भी अपने को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर अपन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उस समय ऐसी छोटी छोटी समस्याएं या ये क्या है कि जो आती रहती है अपने जीवन के अंदर, इनको अपन पार करके कैसे भी इनको इग्नोर करके अपन को छोड़ के कैसे भी इनको अपने को लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर अपने को एक लक्ष्य प्राप्त होता है, अन्यथा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे ऐसी मतलब जो कठिनाई आती है उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। अपने देखते हैं निस्वार्थ सेवा, अपन की किस प्रकार के बिना स्वार्थ के अपन सेवा करते हैं। निस्वार्थ सेवा के अंदर देखते हैं अपन कि बिना स्वार्थ की सेवा देखते हैं। यह सेवा जिसमें सेवक की स्वार्थ इच्छा नहीं होती, मतलब जो ये सेवक होता है, ये सेवा करने वाला सेवक होता है, उसके अंदर जो सेवा करने के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता, वह अपने स्व इच्छा से सेवा करता है। निस्वार्थ होती है, उसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं। सेवा पूरी तरह से निस्वार्थ और बदले में कुछ भी किए जाने वाले बिना होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसी निस्वार्थ सेवा प्राप्त होती है वे सेवा करने वालों में ईश्वर को देखते हैं। मतलब जो ऐसे जिन लोगों को सेवा करते देखते हैं या जिन लोगों को से सेवा करवाते हैं, ठीक है, उन लोगों के अंदर जो सेवा करने वाले जो सेवक होते हैं उनके अंदर लोग एक भगवान प्रकट दिखते हैं, उनको भगवान दिखता है वो सेवक। ठीक है। इसके बाद और जो सेवा करते हैं वे सोचते हैं कि सेवा का अवसर प्राप्त होने से उनको भगवान दर्शन हो गए और प्रभु उनके सामने है। मतलब जो सेवक होते हैं वो एक क्या है कि मतलब एक सेवा करने वाले अपने पास जो ऐसे फील होता है कि उनको ऐसा अनुभव होता है कि अपने पास एक भगवान प्रकट हो गए। ठीक है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन सेवा में लगा देते हैं। मतलब जीवन में ऐसे लोग भी, अपने संसार में सृष्टि में ऐसे लोग भी हैं जो अपना पूरा जीवन एक सेवा के अंदर गुजार देते हैं और बदले में कुछ पाने की इच्छा भी बिना दुनिया में रखते हैं। ऐसे लोगों और सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता, ऐसे लोगों और ऐसे सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने संसार में आवश्यकता है। सेवा के बाद क्रम का अभाव भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेवा का अवसर तो जरूरतमंद द्वारा ही प्रदान किया गया है। हमें समाज में एक दूसरे के प्रति ऐसे ही भाव की आवश्यकता है। जब ऐसा चरित्र समाज का अंग बन जाता है तो ऐसे समाज में कोई कमी नहीं निकाल सकता। आदमी को दूसरे के हित की चिंता करने पर अपना हित स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। ईश्वर का न्याय है, इस हाथ को दो, इस हाथ से लो। ठीक है। इसके बाद में अपन जो आज की क्लास है काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और लाइट वगैरह भी नहीं आ रही, इस वजह से अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
आगे अपन चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यू के बारे में, जो नीति समस्त व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन। अपन नीति के बारे में अपन जो सृष्टि के अंदर किस प्रकार का जो व्यक्तिगत में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना जो पहले चैनल था जो अपने 1 मई को क्रिएट किया था, ठीक है, वो क्या कि एग्री मैथ्स के नाम से था, और अपने 15 जून 2023 को हमने एग्री मैथ्स से नाम चेंज करके उसको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, अपन कृषि प्रवेशक जेट CUT की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की भी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के अंदर। तो एरा इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये चैनल, क्योंकि ये कृषि का युग एक संस्थान है। मतलब जो एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि कृषि का युग संस्थान, मतलब जो कृषि युग का संस्थान है। जो अपने पास जो कृषि है, अपने को एक कृषि से अपने जो अगर जो बंदे कृषि लिए वो उनको कंफर्म है कि अपने जो कृषि से या किसानों से बहुत प्रेम है, इसलिए अपने एक नाम ऐसे क्रिएट किया कि अपने को एक नाम ऐसे चेंज किया कि कृषि का युग संस्थान, मतलब कृषि के आने वाले युग में अपने जो कृषि का संस्थान है इसी का नाम से चलेगा, एरा इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।